तो स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच, आप लोगों का स्वागत है अगले ई लेक्चर में। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने असाइनमेंट दिए थे तो उसमें आप लोगों का जो मेल आया है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो पहले एक बार मैं उसको शेयर कर देता हूँ, और जिनके अभी तक नहीं आए हैं असाइनमेंट के मेल वो एक बार या तो देखें, क्योंकि मैं लेट कंसीडर करूँगा, डेट्स उसमें फिक्स हैं तो इस हिसाब से देख लें। पवन कुमार बेटा, ये प्रेजेंटिंग बंद करो, नॉर्मल मोड में करो। ठीक है, मैं अब शो कर देता हूँ। अभी शो में इशू आ रहे हैं। ठीक है, अभिषेक मीना का असाइनमेंट आ चुका है। उसके बाद में राहुल बैरवा का, सनी देओल कश्यप का। सनी देओल कश्यप ने सिर्फ लिंक भेजी है मेरे को। पवन कुमार, उसके बाद में राहुल बैरवा, 2-3 बार आप लोगों के मेल आए हैं। मनीष शर्मा, संतोष जोनवाल, उसके बाद में सनी देओल कश्यप का आया है पीडीएफ फाइल। सुनील सैनी, आर्य धर्मवीर, अविनाश पटेल, शिवचरण जहांगीर, बच्चन गुजर, दीपेश गौड़ और दिनेश सैनी। फिर दोबारा शिवचरण जहांगीर का आया मेल। सुरेंद्र सिंह, राकेश सैनी, पुष्पेंद्र मीना, और इसके बाद में आप लोगों का यही है, इन्हीं लोगों के हैं मेरे पास में असाइनमेंट। बाकियों के क्यों नहीं सर है? मैंने हाँ दीपक, सर दीपक तुम्हारा कुमार सैनी मैंने भेजा था। तुम्हारा बताया ना मैंने नाम, शायद तुमने लेट ज्वाइन किया। दीपक कुमार सैनी का, हाँ दीपक कुमार सैनी का है। और ओके सर। हाँ, और कोई ऐसा है जिसका मैंने नाम नहीं लिया हो? सर संजय कुमार में सर संजय कुमार, मीणा। एक मिनट में देखता हूँ। संजय कुमार मीना के नाम से ही है क्या बेटा? ये किसी और नाम से है? हाँ सर। संजय कुमार मीना बेटा, नहीं, संजय कुमार मीणा सर। तुम्हारा असाइनमेंट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता मेल हूँ। तो किया था मैंने। मेल तो मेरे को शेयर कर देना स्क्रीनशॉट, मैं देख मान लूंगा उसको, या दोबारा मेल करो। अभिषेक मीना का है मेरे पास में, राहुल बैरवा का है, सनी देओल कश्यप का है, पवन कुमार का है, और उसके बाद में मनीष शर्मा का आया है, संतोष जोनवाल का आया है, और उसके बाद में सुनील सैनी का है, आर्य धर्मवीर, अविनाश पटेल, शिवचरण जहांगीर, बच्चन गुजर, दीपेश गौड़, और फिर दिनेश सैनी, सुरेंद्र सिंह, राकेश सैनी, पुष्पेंद्र मीना, दीपक कुमार सैनी, और गेमिंग टेक्नो नीरज, जिसका सिर्फ कुछ नहीं आया, और किसी ने गलती से अपने केमिस्ट्री का असाइनमेंट भी इधर मेरे को शेयर कर रखा है। ठीक है, हो सकता है शायद तुम्हारे भाई का हो तो सेम ही मोबाइल हो तो वो इधर आ गया मेरे को, तो बता देना ये चीज़, कल को उसको लॉस हो। ठीक है, तो एक बार देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, और जिनका बिल्कुल ही नहीं है उनके मैं मार्क्स काटूंगा। ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि आप लोगों को सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज का यूनिट 1 हमारी पूरी हो चुकी है। सिग्नल फ्लो ग्राफ तक मैं कंप्लीटली ख़त्म कर चुका हूँ। उम्मीद है यूनिट 1 में जितना एफर्ट मैंने देने की कोशिश की आप लोग उसका अच्छा आउटपुट देंगे मेरे को। अब मैं यूनिट 2 शुरू कर रहा हूँ, यानी वो यूनिट 3 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
यूनिट 2 में आपके कुछ एक जो डिवाइसेस है उनके ब्लॉक डायग्राम वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। मेन चीज़ अब आपके टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इससे पहले मैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में बेसिक सिग्नल्स को डिस्कस कर लिया था, दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ और फिर हम ऑर्डर ऑफ सिस्टम को समझेंगे आज। ऑर्डर ऑफ सिस्टम को समझने के बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम मैथमेटिकली इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जिनको मुझे मतलब जैसे टाइम मिलता है तो बोर्ड के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शन आपको छोटी मोटी मैथमेटिक्स आपको आना जरूरी है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। मैथ्स में ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब सॉल्यूशंस निकालने हैं या कुछ ऐसा है। मैथ्स से संबंधित मतलब ये है कि आपको बेसिक ऑपरेशन का आइडिया होना चाहिए। अगर आपने बेसिक ऑपरेशन के आइडिया में गलती कर दी तो फिर आपके सीधा सीधा आपका आंसर गलत होगा और पहली या दूसरी स्टेप में ही आप गड़बड़ कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, मेन चीज़। और दूसरा, आप अभी हम लोगों के कॉलेज में एडमिशन वर्क चल रहा था, इसलिए कुछ एक क्लासेस नहीं हो पाई और ई क्लास भी नहीं हो पाई और क्लास मतलब अपलोड भी नहीं हो पाए लेक्चर्स। अभी अब थोड़ा सा आप लोगों का एग्जाम है तो शायद उसमें भी इंगेज रहें। तो मेन चीज़ एक मेरा इलेक्शन में इलेक्शन लिटरेरी कमेटी और स्वीप जो कमेटी होती है प्रपोज, उसमें मेरी आपके इंग्लिश की लेक्चरर विनीता मैडम और सिविल के विष्णु चौधरी सर, उनकी इसमें ड्यूटी है इस क्लब में। तो हमें मतलब इस तरह के इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि आप लोगों को वोटिंग के रिगार्डिंग जागरूक किया जाए। अगर आप लोगों की 18 या 18+ एज हो गई और आपके वोटर कार्ड बन चुके हैं तो आप बन चुके हैं तो आप वोट डालने जरूर जाएं, जिस आप पंचायत में बिलोंग करते हैं। तो दूसरा, अगर जिसका नहीं है तो वो उससे जो भी संबंधित BLO से संपर्क करें, बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो हो जाएगी। अभी नहीं तो आने वाले टाइम में आपको जब भी नेक्स्ट जो वोटिंग का मिलेगा तो उसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुमूल्य है और कीमती है। आने वाले लेक्चर में हो सकता है मैं कुछ मतलब इससे रिलेटेड भी कंटेंट वीडियो या प्रेजेंटेशन शेयर कर दूं, जिससे हमें हमारा जो बेसिक वर्क है वो है मतदाता को जागरूक करना मतलब उसको वोटिंग के रिगार्डिंग समझाना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अपना कर्तव्य ये जो वोट देना है ये भी आपका एक कर्तव्य है, इसको जरूर दें। ठीक है, तो अब मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ अपने टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आप लोगों का सामने टॉपिक है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि टाइम से आप समझते हैं कि टाइम का मीनिंग क्या होता है। यानी हमने किसी भी चीज़ की शुरुआत की, अगर हम सिग्नल दे रहे हैं किसी सिस्टम में तो पर्टिकुलर एक टाइम से गुजर के उसके अंदर क्या क्या हमारा मतलब शो करेगा, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग या उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी। यानी सपोज मान के चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर किसी हम सिस्टम की बात करें और सिस्टम का हम एग्जांपल लें इंडस्ट्री, कोई भी एक इंडस्ट्री है, अगर उस इंडस्ट्री में हम किसी लेवल पे एक इनपुट देते हैं तो किस टाइम फैक्टर को वो मतलब या कौन से फैक्टर्स हैं उस फैक्टर से वो गुजर के हमें आउटपुट दे रहा है। यही हमारा टाइम डोमेन एनालिसिस का मेन कंसर्न है, मेन डोमेन है प्रॉब्लम का। अब हम सिंपल सी बात है, इसको एनालिसिस करने के दो तरीके हैं। या तो आप सिंपली इंडस्ट्री को सेटअप कर दो और फिर देखो, उसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। लेकिन हिट एंड ट्रायल में समस्या ये है कि ठीक है, अगर आपका लक सही रहा तो आपका जो आउटपुट है वो प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन उसकी संभावना या उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री या कोई भी हम करें सेटअप या सिस्टम सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगर हम उन फैक्टर की अनदेखी कर रहे हैं या मैं बोलूँ उन फैक्टर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो समस्या होगी। और वो समस्या फिर आप लोगों के, क्योंकि इंडस्ट्री या सेटअप करोड़ों का प्लांट होता है एक, तो उस टाइम आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हम सेकंड अप्रोच अपनाते हैं, वो होती है मैथमेटिकल मॉडलिंग। पहले चैप्टर में हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग में समझा था ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ। उससे हमने ये समझा था कि यदि किसी को हम अगर मतलब मैथमेटिक्स के ऑल्टरनेट वे में हम शो कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने उसमें मेन चीज देखी थी गेन, ट्रांसफर फंक्शन। यहाँ भी हम कुछ एक मैथमेटिकल फैक्टर्स देखेंगे, लेकिन उन मैथमेटिकल फैक्टर्स को समझने से पहले हमें किसी भी सिस्टम को टेस्ट करना जरूरी होता है।
तो उस टेस्ट के लिए हमने कुछ टेस्ट सिग्नल्स लिए थे। वो टेस्ट सिग्नल्स क्या थे? वो टेस्ट सिग्नल थे आपके, पहले देखिए, पहला तो स्टेप सिग्नल। स्टेप का मतलब आप जानते हैं, जैसे सीढ़ियां होते हैं, आप स्टेप लेते हैं, एक स्टेप आपने लिया, वो होता है आपका स्टेप सिग्नल। और ये आपको कुछ सर्किट से शो हो रहा है कि जैसे ये एस स्विच को मैं क्लोज करूंगा तो सिंपल एक के वैल्यू का आपका बैटरी का सिग्नल आना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। ये होता है आपका स्टेप, ठीक है। ऐसे ही मैथमेटिकली हम देखें तो वी टी यानी मतलब वी फंक्शन है टाइम का, जो किसके बराबर है? के। कब? जब हम जीरो पे, सपोज मान के चलिए एक जीरो टाइम, मतलब हमने उस जीरो टाइम से हमने शुरुआत करी और कब तक इन्फिनिटी तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक हमने स्विच को ऑन रखा। अब ये जीरो से इन्फिनिटी ये दरअसल जनरल डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि इस टाइम तो हमारे 10:44 हो रहे हैं, तो हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि 10:44 AM से लेकर के इन्फिनिटी। लेकिन हम जनरलाइज करने के लिए हम इसको जीरो से दे देते हैं, क्योंकि इस समय 10:44 हो रहे हैं टाइम पीरियड, जबकि टाइम पीरियड जीरो नहीं है। लेकिन हम आधार रेफरेंस बनाने के लिए हम जीरो से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो Vt है हमारा, वो किसके बराबर हो जाएगा? के। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे। तो ये तो वो हमारा स्टूडेंट्स स्टेप फंक्शन। अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन की बात करें तो उसकी वैल्यू ut क्या होगी? 1। तो वो सिंपली हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन हो गया, ठीक है। देख सकते हैं दोबारा, ये k अगर यूनिट होगा तो यहाँ पर सिंपली 1 होगा। ये मैं लेक्चर पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा आज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए और फिर हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में, या फिर हम बहुत कह सकते हैं टाइम डोमेन एनालिसिस में, हम प्रॉपर तरीके से एंटर कर सकें। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, मैं स्टूडेंट्स को सीधा सीधा रिकमेंड करूंगा कि ध्यान रखें। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है 1/s। 1/s। तो जैसे कि आप देख रहे थे, फिर अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कह रहा था कि सीधा सीधा देख लें आप, 1/s यूनिट स्टेप का होता है 1/s। फिर एक होता है रैंप। रैंप स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आपके हो सकता है घर के बाहर भी हो, इनसाइड भी हो, या मतलब आपने काफी जगह देखा होगा। रैंप यानी जो सीढ़ी का ऑल्टरनेट होता है, जैसे इस तरीके से रैंप पे जैसे आदमी चढ़ रहा है उस रैंप पे, या आपने कॉलेज के बाहर देखा है, जस्ट जो हमारे कॉलेज की एंट्री होती है तब। तो रैंप एक फंक्शन होता है मैथमेटिकली, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इंक्रीजेज और डिक्रीज, मतलब एक डिक्रीज में, मतलब अगर कोई सपोज रैंप पे चढ़ रहा है और अगर उल्टा अगर उतर रहा है तो वो डिक्रीज होती है वैल्यू। तो रैंप फंक्शन क्या है? जब t लेस देन 0, यानी यहाँ 0 से स्टार्ट किया और kt यानी t ग्रेटर देन 0, तो सिंपली है आपका कि जो रैंप फंक्शन है वो kt के बराबर है, ठीक है। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो मैं बताऊंगा इसका k/s², यानी rs, कैपिटल RS इज इक्वल्स टू k/s²। और यूनिट रैंप के लिए क्या होगा? k इक्वल्स टू 1, तो यानी आपका क्या होगा? यूनिट रैंप यानी k इक्वल्स टू 1 होगा। यानी अगर इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे यूनिट रैंप का तो 1/s², यूनिट स्टेप का 1/s, यूनिट रैंप का 1/s²। अगला जो हमारा है वो है पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन का सिंपल जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है, rt इक्वल्स टू kt²/2, यानी kt²/2 का मतलब हुआ कि अगर k, मतलब ये तो जनरल है, अगर k 1 हुआ तो हमारा वो यूनिट पैराबोलिक हो गया। सिंपल यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और यूनिट पैराबोलिक। और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा k/s³ जनरल के लिए, और अगर यूनिट पैराबोलिक है तो 1/s³। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका पैराबोलिक, स्टेप पे तो देखा था एक सिंपल सिंगल लाइन थी, रैंप में स्लांटेड लाइन थी, और पैराबोलिक में ऐसा एक कर्व है। तो बहुत आसान है, इनको ध्यान रखना। फिर एक और होता है हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है स्टूडेंट? दरअसल किसी भी सिस्टम का हम जो रिस्पॉन्स देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि बेसिक जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसको चाहे तो आप मैथमेटिकली देख सकते हैं कि हमारी एक पल्स होती है, पल्स मतलब एक साइज की, मतलब एक रेक्टेंगुलर, सपोज मान के चलिए जिसकी विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई है t और हाइट है 1/t। ये एक और एग्जांपल है t/2 जिसकी विड्थ और हाइट है 2/t। यानी अगर हम इसको सकड़ा कर रहे हैं तो इसको यहाँ से लंबा कर रहे हैं, और अगर हम इसको चौड़ा कर रहे हैं तो इसकी हाइट कम कर रहे हैं, ठीक है। दरअसल इम्पल्स का बहुत
अच्छा रोल है, हालांकि ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रैक्टिकली हम कह सकते हैं कि अगर जैसे सपोज आकाश है जो बिजली गिरती है, मतलब तो बिजली गिरी और तुरंत उसी टाइम वो खत्म हो जाती है, तो इम्पल्स का भी यही होता है। जैसा कि आप इस तरफ देख पा रहे हैं डायग्राम में कि यहीं पे स्टार्ट हुआ और यहीं पर ही खत्म हो गया और आगे ये नहीं बढ़ता है। यानी t इक्वल्स टू 0 प्लस मतलब कुछ माइक्रो सेकेंड्स, कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स के लिए रहता है, उसके बाद में ये फिनिश हो जाता है। तो इस तरीके का सिग्नल प्रैक्टिकली नहीं होता है, सिर्फ अगर हम एक दो एग्जाम्पल को छोड़े तो। और ये हमारा इम्पल्स को हम इसको हम डेल्टा बोलते हैं, डेल टी बराबर 0 और बराबर इन्फिनिटी। तो इस तरीके से ये काम होता है आपका, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करके हम देख पा रहे हैं यूनिट स्टेप, जैसे कि इनका सिंबल है यूटी, यूनिट रैम्प का आरटी, यूनिट पैराबोलिक का आपके सिंपल कुछ नहीं होता, सिर्फ हम यूनिट पैराबोलिक ही लिखते हैं, और यूनिट इम्पल्स का डेल टी। और ये जो आर एस है, कैपिटल आर एस, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शो कर रहे हैं, 1/s, 1/s स्क्वायर, 1/s क्यूब। और यूनिट इम्पल्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1 होता है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज और, अगर हम यूनिट स्टेप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यूनिट स्टेप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यूनिट इम्पल्स मिल जाएगा, यूनिट रैम्प का करेंगे तो हमें यूनिट स्टेप मिल जाएगा, और यूनिट पैराबोलिक का करेंगे तो हमें यूनिट रैम्प मिलेगा। यानी ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। अब बात आती है कि इनका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ध्यान करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यानी 3 या 4 वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके अभी जब ऑर्डर ऑफ सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ सिस्टम, ये सब आएगा, तब आप लोग देखेंगे कि इनके डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पुटअप करने हैं। जब हम इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम पुटअप करेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब कैलकुलेशंस कैसे आसान हो जाती है, क्योंकि उनके बिना कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। पहले तो आप स्टूडेंट्स इसको पढ़ने के लिए एक बुक्स हैं जो मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, और दोबारा देख लीजिए। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, ये BCQN गौल नागरची है, और उसके बाद में दूसरा है कंट्रोल सिस्टम आनंद कुमार, और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम S हसन सईद। अच्छी बुक्स हैं, थ्योरी कम रहती है इस सब्जेक्ट में, तो आप चाहें तो सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने के लिए या कैसे सॉल्व किया है उन सबको देखने के लिए आप आगे इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आई थिंक अब मेरी आवाज आ रही होगी दोबारा, यस सर। ठीक है, वो नेट चले गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विथ यूनिट स्टेप इनपुट, यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिस्टम। अब देखिए स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखिए, ऑर्डर हम कैसे पहचानते हैं, ये आपका होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे s की पावर कितनी है, 1, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगर यहाँ पर s की पावर 2 होगी तो आपका वो सेकेंड ऑर्डर होगा, 3 होगी तो थर्ड ऑर्डर होगा। पहले हम फर्स्ट ऑर्डर देख लेते हैं। तो ये जनरल है आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन, 1/st+1, यानी c तो आपका है आउटपुट और r है आपका इनपुट, ठीक है। तो c क्या हो गया, अगर मैं r को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। अब मान के चलिए r मेरा इनपुट है, और इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप। जैसा कि मैंने कहा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। तो स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, अगर यूनिट स्टेप इनपुट है तो cs बराबर क्या आया, ये rs की वैल्यू हमने पुट करी 1/s। 1/s मतलब ये s यहाँ पर, और ये पूरा ब्रैकेट, ये आपका आया। अब एक मैथमेटिकल टर्म आती है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हमें इसको, इस जो है ना, इस फ्रैक्शन को हमें तोड़ना है ढंग से, मतलब इस प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं बोर्ड वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग थर्ड ईयर है और मैथ्स आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, और जो लेटरल एंट्रीज हैं तो उन्होंने 12th में या 11th में जरूर 100% पढ़ा होगा। इसको सॉल्व करके देखें, ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी टास्क है, ठीक है। जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा पॉज कर लेना और इसको सॉल्व करके देखना कि ये इसके बराबर आता है क्या। नहीं होता है तो मैं जो जैसे ही वो लेक्चर अपलोड होगा मैं उसको सॉल्व करके उसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, ठीक है। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो 1/s का क्या हुआ, यूनिट स्टेप है तो 1, और ये
टी को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि टी कांस्टेंट है, ठीक है, और 1 अपॉन टी अपॉन 1 प्लस एस टी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है टाइम डोमेन में आउटपुट के लिए। यानी जब मैं फर्स्ट ऑर्डर, मतलब अब मैं इसको समरी कर रहा हूं, जब मैं फर्स्ट ऑर्डर में अगर यूनिट स्टेप की इनपुट देता हूं तो आपको ये जो आउटपुट है टाइम डोमेन में कुछ ऐसा मिलेगा और एस डोमेन में यानी लाप्लास डोमेन में कुछ ऐसा मिल रहा था। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स, हालांकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें कुछ बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन हम साइन के उसके देखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में आइलेट और बहुत सारे रूल होते हैं, है ना। ऐसे डिफरेंशिएशन देखते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन जैसे साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो इस तरीके हमें बेसिक चीजें पता हो। तो ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया लगे, लेकिन उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। अब इसकी वैल्यू कैसे है, स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी के लिए आपको ये चीज देखना जरूरी है। फिर अगला है कि यदि t बराबर t है, मतलब कैपिटल T है, यानी इसको हम कैपिटल T कर रहे हैं, तो ये 1 से मतलब डिवाइड बाय मतलब कैंसिल हो गया तो 1 आया, तो 1 और e की पावर माइनस होता है 0.34। यानी जब ऐसी टाइम की वैल्यू जब इस t के बराबर है, ये t जनरल कुछ भी हो सकता है, तो हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के 63% का हो जाएगा। ये देख लीजिए, वेयर टी इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, इसको हम टाइम कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि डिफाइन होता है कब, जब जो हमारा आउटपुट है वो 63.2%, ऊपर तो 0.632 तो वैल्यू है, यानी 63.2% फाइनल या स्टडी वैल्यू। सर यहाँ ई क्या है? क्या? वापस ई बोलो बेटा। क्या है यहाँ? ई एक्सपोनेंशियल ई फंक्शन होता की है। पावर -1 ये क्या है? आपको ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आइडिया नहीं है? हाँ या ना में तो बताओ बेटा, तब मैं समझा पाऊंगा आगे। ई नहीं जानते आप लोग मैथ्स हाँ में? सर। ई की पावर -x होता है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब बेटा माइक यस। ऑफ कर दो। हाँ, तो टाइम कांस्टेंट इंडिकेट कर रहा है। अब यह दरअसल क्या है, टाइम कांस्टेंट की हमें जरूरत क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में शुरू किया था कि जैसे ही हमने इनपुट दिया वो काफी स्टेप से गुजरेगा, फाइनली हमें तो मतलब होता है आउटपुट से। तो टाइम कांस्टेंट दरअसल ये बताएगा कि कितना तेज ये मतलब हमारा सिस्टम फाइनल वैल्यू पे पहुंच पा रहा है, ठीक है। और फिर अगला मैंने लिख रखा है कि अगर स्मॉलर टाइम कांस्टेंट है तो फास्टर सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट रैंप के साथ में देख लेते हैं। यानी यूनिट रैंप फंक्शन अगर हम इनपुट दें तो फर्स्ट ऑर्डर का ये इक्वेशन तो सेम है, 1/st+1, इसको वापस मैं इधर ले गया। रैंप आर इज इक्वल टू 1/s², 1/s² है तो 1 + st, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद में 1/s² माइनस, इसको मैंने सॉल्व किया तो कुछ ऐसा सॉल्व हो गया है। यहां पर हो सकता है कि डिफिकल्टी लगे, क्योंकि इस स्टेप से और इस स्टेप में आने में आपको हो सकता है कि पार्शियल फ्रैक्शन अभी नहीं हो प्रैक्टिस में, इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को टास्क दिया है कि प्रैक्टिस करो। सिंपल, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो t देख लेते हैं दोबारा, इसका तो t है क्योंकि ये तो हमारा रैंप है। रैंप फंक्शन का क्या होता है, 1/s², तो t से रिप्रेजेंट हो गया। ये यूनिट स्टेप सिंपल t, ऊपर t कांस्टेंट है, और ये t/1/s+1t, तो ये क्या आएगा, t × e की पावर -t/t। कहने का मतलब अभी मैं यहां तक इसको कर रहा हूं, एरर सिग्नल को मैं नहीं समझाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां तक हमारा जो आउटपुट आया टाइम डोमेन में वो कुछ ऐसा आया। कब? जब हम यूनिट रैंप फंक्शन को इनपुट देते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो हो सकता है कि आज की क्लास में थोड़ा सा मतलब है ना, मैथमेटिकली हम जैसे जैसे धीरे धीरे घुसते चले जा रहे हैं, इसलिए मैंने इन चीज़ों को आपको मतलब बहुत बार डिस्कस किया और क्लियर किया कि आप लोग अपने मैथ्स के जो बेसिक फंक्शन है, जैसे कि पार्शियल फंक्शन होना, या फिर आप मतलब है ना दूसरा जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होना, इनको आप सीखें, ठीक है। और अगर किसी को भी समस्या है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। फिर हम इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, अभी कुछ मेरे को एडमिशन का और काम करना है।
तो बताएं। चलो तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। असाइनमेंट जिसका नहीं हुआ है मुझे दोबारा मेल कर दें, मैं कंसिडर कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।